सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अभी के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर जीएसटी का सेकंड पार्ट लेके आइए, क्योंकि जीएसटी एमसीक्यूज़ का पार्ट वन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था, जिसमें अराउंड 15 क्वेश्चन थे। तो टोटल जीएसटी में रहेंगे आपके 50 क्वेश्चंस। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे पिकअप किए हैं। तो ट्राई कर लेना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का। वीडियो को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आने से पहले यही कहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं सर जूनियर ऑडिटर के सिलेबस के ऊपर वीडियो, तो वो भी जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो डिटेल में जो भी चीज़ें आपको समझनी है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो उसके ऊपर मेरी टीम इन डिटेल एनालिसिस कर रही है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, व्हाट डज एसएससी स्टैंड फॉर इन जीएसटी। तो जीएसटी में आपने देखा होगा एक बार एसएससी कोड लिखा होता है, तो इसका क्या मतलब है? सो इट इज सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो में आपको थोड़ा सा यहाँ पे पिक्सल कम देखने को मिले, तो आने वाले जो पार्ट्स रहेंगे वीडियोस के, उनमें हम डेफिनेटली इस चीज़ को भी सुधारने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, इस पैन नंबर मैंडेटरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब कभी भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करोगे तो क्या पैन नंबर मैंडेटरी रहता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा यस। ठीक है, सपोज करो आप कभी भी किसी भी स्टेट में हो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे आप कन्याकुमारी में हो, चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो, तो हमेशा उसके आगे क्या लगता है? जैसे आपने आपका पैन कार्ड नंबर है AX, ठीक है, ऐसे कुछ भी 10 डिजिट का आपका पैन कार्ड नंबर है, तो उस स्टेट का जो कोड होता है वो लग जाता है। ठीक है, जैसे हिमाचल की बात करो 22 लग जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करो तो 27 लग जाएगा आगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड कंपलसरी होता है। बट इज एन एरिया ऑफ सप्लाई इन द इवेंट ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इंपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में एरिया ऑफ सप्लाई विल बी इंपोर्टर लोकेशन। तो जो भी इंपोर्टर की लोकेशन है, दैट बिकम्स एन एरिया ऑफ सप्लाई इन द इवेंट ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 19. What is the edge for edge furthest reaches of turnover in the previous monetary year for picking to pay a charge under creation conspire? तो राइट आंसर रहेगा 1.5 करोड़। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको इसमें से ये बताना है कि क्या यूज़ किया जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो याद रखना आपको, तो उसके लिए फॉर्म यूज़ होता है फॉर्म जीएसटी REG 01। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना, क्योंकि अभी हमने देखा है रिसेंटली अकाउंट्स एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है ऑडिटर एग्जामिनेशन में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, तो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑडिटर एग्जाम में भर के पूछे जाने की उम्मीद तो पूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एन ई कॉमर्स ऑपरेशन। तो ई कॉमर्स ऑपरेशन जो भी करता है, ठीक है, जो ऑपरेटर करता है, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कोई सेट की गई है? सो देयर इज नो लिमिट फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं रखी गई है। ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करूं, जैसे आप कह सकते हो कि फ्लिपकार्ट है, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? ये भी आपका ई कॉमर्स। ठीक है, ये क्या फ्लिपकार्ट तो आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी। ठीक है, तो जितने भी इसके ऊपर जाके आप देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स रहते हैं या वेंडर रहते हैं, वो क्या हो गए? वो एक तरह से ऑपरेटर हो गए। तो क्या उनको कोई लिमिट दी जाती है कि आपको इस रेंज तक की ट्रांजैक्शन करना है, या आपको इस रेंज तक की प्रोडक्ट बेचने? तो सो देयर इज नो लिमिट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर द ई कॉमर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है यार, तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, तो दैट रियली रियली डिमोटिवेट्स अस। तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट पीरियड इज ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड। तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो कब तक वैलिड रहता है? ठीक है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे 5 साल के लिए होगा, 10 साल के होगा। ऐसा नहीं है, जब तक आपका कैंसिल नहीं हो जाता, या तो सरकार कैंसिल नहीं कर देती, या फिर आपने यहाँ पे कुछ घोटाला वगैरह नहीं किया, कुछ स्मगलिंग वगैरह नहीं की, ठीक है, तब तक ये आपका वैलिड रहता है। तो आप कह सकते हो टिल इट इज नॉट गेटिंग कैंसल्ड, सो इट विल बी रिमेन इन फोर्स। So let's move to the next question. Under what conditions actual check of business premises is obligatory? So किस कंडीशन में आपको बताना है एक्चुअल चेक ऑफ बिजनेस प्रीमाइसिस ऑब्लिगेटरी है? तो राइट आंसर रहेगा इट इज अ सोल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुड एन enrolled individual select a structured plot just for one out of his 5 business various units having the same permanent account number? No. ठीक है, so an enrolled individual cannot select a structured plot just for one out of his 5 business various units having the same permanent account number। तो अगर उसकी 5 अलग अलग यूनिट है, ठीक है, तो उसके लिए उसका सेम पैन नंबर नहीं हो सकता।
तो बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा, उसको या तो अपनी फर्म के नाम पे पैन लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी कंपनी रहेगी तो उसके नाम पे उसको पैन लेना पड़ेगा। तो कंपनी के नाम पे कोई भी पैन आएगा तो आपको पता है उसका फिफ्थ करेक्टर एफ हो जाएगा, ठीक है, अगर फर्म के नाम पे लेता, अगर एचयूएफ के नाम पे लेता तो फिफ्थ करेक्टर उसका क्या हो जाएगा, सॉरी फोर्थ करेक्टर उसका फर्म हो जाएगा, और एचयूएफ के केस में फोर्थ करेक्टर क्या हो जाएगा उसका, एच हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें भी याद रखनी है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन गुड्स आर सप्लाइड इन विच केसेस डज द जीएसटी इंक्रीज, ठीक है, जब कभी भी आप गुड्स सप्लाई करते हो तो किस केस में जीएसटी इंक्रीज हो जाता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी, ठीक है, राइट है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट आल्सो राइट, एट द टाइम ऑफ इनवॉइस जनरेशन, सो ऑल ऑफ द, सो इन ऑल दिस केसेस व्हेन गुड्स आर सप्लाइड जीएसटी इंक्रीजेस। व्हाट इज ए ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, सो राइट आंसर रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है, याद रखना 26 का है ए आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट डेरिवेशंस आर परमिटेड फ्रॉम द एक्सचेंज स्टीम, तो क्या डेरिवेशन परमिट होती है एक्सचेंज स्टीम की तरफ से, तो फर्स्ट ऑप्शन इज पैकेजिंग चार्जेस, जो गलत है, डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज regardless of whether credit on capital merchandise can be taken promptly on receipt of these products, yes, ठीक है। next is if the provider has stored the duties however the collector has not gotten the products, is the beneficiary qualified for benefit credit, ठीक है, कोई भी प्रोवाइडर है उसने क्या किया है, ड्यूटीज को स्टोर किया है, ठीक है, बट कलेक्टर ने अभी तक उस जो भी प्रोडक्ट है उसको रिसीव नहीं किया, तो इस केस में जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, वो क्रेडिट बेनिफिट ले सकता है क्रेडिट का, तो जब तक उसको चीज़ सप्लाई नहीं हुई तो वो कोई भी चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकता, तो राइट आंसर रहेगा नो। बट इज द मैक्सिमम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी रहती है, 180 डेज, याद रखना 180 डेज की मैक्सिमम वैल्यू रहती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे भी नोट डाउन होती हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में भी नोट होती हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इज फॉर कैपिटल मर्चेंडाइज प्रोपोर्शनेट क्रेडिट इज परमिटेड, सो फॉर कैपिटल मर्चेंडाइज प्रोपोर्शनेट क्रेडिट परमिटेड किस केस में, बिजनेस पर्पस पर्सनल पर्पस, बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस, और नन ऑफ द अबव, तो राइट आंसर रहेगा बोथ बिजनेस पर्पस एंड पर्सनल पर्पस। कुड ए बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पुल आउट द चॉइस ऑफ बेनिफिटिंग रियल क्रेडिट और हाफ क्रेडिट वेयर एवर द मॉनिटरी ईयर, ठीक है, तो क्या एक बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पुल आउट कर सकती है चॉइस ऑफ बेनिफिटिंग रियल क्रेडिट और हाफ क्रेडिट वेन एवर इन द मॉनेटरी ईयर, तो नहीं कर सकती, ठीक है, बीच में नहीं कर सकती, स्टार्टिंग में कर सकती है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नो। अभी आपने सुना होगा ओल्ड पेंशन स्कीम, जब कभी भी आप आईटीआर वगैरह फाइल करते हो, अगर आपने कभी किसी की भी हो तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, तो ये साल के आपको स्टार्टिंग में ही लेनी पड़ती है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर है वो स्टार्टिंग में आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है, न्यू पेंशन स्कीम लेनी है, ठीक है। एनपीएस के लिए जब भी कभी अप्लाई करते हैं तो एक नई पेंशन स्कीम है, एक पुरानी पेंशन स्कीम है, जो नई पेंशन सॉरी 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 न्यू स्कीम है किसी से रिलेटेड, सो न्यू आईटीआर से रिलेटेड स्कीम है, और एक ओल्ड आईटीआर से रिलेटेड स्कीम है। तो ओल्ड आईटीआर से रिलेटेड जो स्कीम है उसमें बेसिकली क्या रहता है, उसमें बेसिकली ये रहता है कि आप वहाँ पे 1,50,000 तक का क्या कर सकते हो, आप अपने जो भी सेविंग्स है वो शो कर सकते हैं, एटीसी का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, इसके अलावा आपको एनपीएस का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जो ओल्ड आईटीआर है। न्यू में क्या है, आप 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आजकल ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो किस में फाइलिंग कर रहे हैं, 5 लाख तक वो क्या करते हैं, ना तो उनको कहीं 1.5 लाख तक की सेविंग शो करनी है एटीसी के अंडर, ना उनको कहीं एनपीएस खोलने की जरूरत है, ठीक है, उनको हेल्थ चेकअप वगैरह की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, वो क्या करते हैं सीधा अपना इनकम शो करेंगे 497, ठीक है, 4,97,000, इस केस में क्या होगा, उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा, और वो कौन सा न्यू आईटीआर स्कीम के अंडर, ठीक है, तो वो ये सब स्कीम्स कब भी लेनी पड़ती हैं आपको, ये लेनी पड़ती है इन द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो मेरा इतना समझाने का यही मतलब था कि इन बिटवीन आप नहीं ले सकते हो। व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड इज द इनपुट टैक्स रिवर्स्ड, जब कभी भी गुड्स सप्लाई होती है क्या इनपुट टैक्स रिवर्स होता है, सो इसका रहेगा आंसर राइट ए, टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट टेकन एज फार एज पॉसिबल past which assuming products are not returned the information sent for work will be treated as supply, so right answer रहेगा for 1 year. Next is the chief entitled to a credit of products however he has not gotten the merchandise and has been shipped off work special freight by the seller, तो चार ऑप्शन यहाँ पे, द वेंडर शुड बी द इन द सेम प्लेस, यस, या फिर नो, या फिर नन ऑफ द अबव, सो नो, ठीक है, राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, नो। chief entitled to a credit of product, so no, chief is not entitled to credit of product however he has not gotten the merchandise and has been shipped off work specialist,
स्टेट बाय द सेलर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था सेकंड पार्ट तक। अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और भी हम ऐसे ही फ्री में एमसीक्यूज आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट भी आते हैं कि सर कुछ पेड जो भी टेस्ट सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों मैंने अपनी टीम को बोला है अगर वो रेडी हो जाएंगी तो मैं 5 to 6 जो भी टेस्ट सीरीज़ रहेंगी आपके लिए अकाउंट्स के लिए, जे अकाउंट्स के लिए या फिर जूनियर एडिट के लिए, वो भी लेने के आने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन एंजॉय द videos. So thank you so much. Bye bye for now, and as always, God bless you all.